हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस चीज़ का हमें इंतजार था काफ़ी दिनों से कि जो बीएचयू का पीएचडी का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला था, तो फाइनली वो आ गया है। और आज हम इसी के बारे में डिटेल पूरा डिस्कशन करेंगे कि जो बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो 2021 के लिए है, उसमें क्या क्या है, वो क्या 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 सारी चीज़ें हैं और क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग भर सकते हैं, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, किस पैटर्न पे होगा, फेलोशिप किसको मिलेगी, किन लोगों को नहीं मिलेगी, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पूरे 58 पेजेस के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ना आए। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी को, हम उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे। और अगर आपको फर्दर कोई चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है तो इसमें इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कर दीजिए, अदरवाइज हम तो हैं ही आपको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके सबसे ऊपर जो कंटेंट्स दिया हुआ है फर्स्ट पेज पर, और हर एक कंटेंट का पेज नंबर दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले जो 5th नंबर पेज से लेकर 11 नंबर तक का पेज है, वहां तक यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है। हम इसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जो मेन प्रोसीजर या प्रोसेस है उस पर ही हम डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा 12th पेज है वहां से शुरू होता है हमारा पीएचडी के बारे में, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर एडमिशन टू पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसको आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इनके यहाँ जो पीएचडी होती है वो 2 मोड्स में होती है, एक तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, एक होता है पीएचडी एंट्रेंस के थ्रू, यानी कि रेट और रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी में। जो रेट एग्जम्प्टेड कैटेगरी है उसमें केवल इंटरव्यू होता है, और इसमें ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास नेट, गेट या फिर और कोई फेलोशिप है जिसके थ्रू वो आराम से एडमिशन ले सकते हैं इंटरव्यू के बाद। और जो जिनके पास नेट नहीं है या और कोई फेलोशिप का ऑप्शन नहीं है, उनके लिए भी यूनिवर्सिटी खुद फेलोशिप देती है, लेकिन उसके लिए उनको रेट का जो एग्जाम है यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है उसको देना पड़ेगा। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका एडमिशन होगा। ये जो इंफॉर्मेशन है वो सितंबर 2021 और मार्च 22 सेमेस्टर के लिए आया हुआ है। यानी कि जो पिछली बार जो सितंबर 2021 का जो था वो कोविड की वजह से नहीं आया था, तो उसको और 2022 का जो मार्च का सेमेस्टर है उसके दोनों को मिला करके ये जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। अब इसके बाद मार्च 2022 का कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो अपना नेट का जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 अप्रैल 2022 तक, यानी कि अभी आपने देखा होगा कि यूजीसी का भी जो आंसर की आ गई है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, और साथ साथ CSIR के भी डेट आ गए हैं, एग्जाम होना है उसके बाद। तो अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है उसमें अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब आप अपना रिजल्ट एश्योर्ड है कि हमारा नेट निकल जाएगा, तो अपने रिस्क के बेस पे आप ये फॉर्म रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का भी भर सकते हैं। ठीक है, और जो रेट का जो एग्जाम है वो 16/3/2022 को कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 16 मार्च को रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और जो लोग डायरेक्टली यानी कि जो रिसर्च एग्जाम्प्टेड हैं उनको जो सेक्शन H है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो रेट का एग्जाम देना नहीं, तो उनके इंटरव्यू कब होंगे उनको इसके लिए फर्दर सेक्शन H को पढ़ना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड अदर डिटेल आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन C1। तो जो रेट एग्जाम्प्टेड के लिए हैं उनको सेक्शन C के फन क्लास में क्या हुआ है, उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिस्कस की गई। तो ये थी बात पीएचडी के लिए। एमफिल पीएचडी वालों के लिए जो उनका 2 सब्जेक्ट में होगा, इस एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उनका होगा थ्रू एंट्रेंस टेस्ट ही होगा, उसमें रेट एग्जाम्प्टेड का कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको अगर एमफिल पीएचडी यानी इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, जो कि 16/3/2022 को होना है। और एमफिल थ्रू एंट्रेंस टेस्ट भी होता है जो सबल्टर्न स्टडी है उनमें होगा। तो अगर आप इसमें सबल्टर्न स्टडीज में करना चाहते हैं तो भी आप रेट का फॉर्म भर सकते हैं। जो टेबल नंबर 1 है, 1 की ए जो है वो ये बताती है कि कौन कौन सी डिसिप्लिन्स हैं जिसमें पीएचडी के लिए आप इनरोल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, रेट एग्जाम्प्टेड और रेट के थ्रू दोनों में कर सकते हैं। लाइक आर्ट्स में है आप बंगाली, फ्रेंच, मराठी
और ऐसे ही कई सारी जो हैं उसमें कर सकते हैं। कॉमर्स में कर सकते हैं, लॉ में लॉ, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन, ऐसे ही जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब के बारे में दिया गया है, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम देख लेंगे, कौन सी स्ट्रीम से आप आते हैं। अगर आप साइंस से आते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जियो फिजिक्स, होम साइंस, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स आता है। मेडिसिन में आपकी एनाटॉमी, बायोफिजिक्स, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजी और भी बहुत सारी जो है स्ट्रीम्स, उनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। लाइक आयुर्वेदा में है, डेंटल साइंस और एजुकेशन में, यानी कि 10 स्ट्रीम्स हैं जिनके एलाइड सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स में क्या होना है, पीएचडी होना है। दूसरा जो टेबल नंबर बी है 1 का, वो ये बताता है कि डिसिप्लिन इन व्हिच पीएचडी स्कॉलर विल बी इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी थ्रू रेट इन ओनली इन द एकेडमिक सीजन। तो ऐसी जो सारी डिसिप्लिन है जिनमें रेट के थ्रू होना है, केवल रेट के थ्रू ना, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नहीं होना है, उनको भी क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है। तो आर्ट्स में जो ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इनमें लाइक आपका चाइनीज हो गया, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, इनमें सोशल साइंस के, पॉलिटिकल साइंस में, मेडिसिन में न्यूरो सर्जरी, साइकेट्री एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान में सामवेद, मीमांसा और सांख्य योग, अगम तंत्र एंड प्राचीन न्याय, ये सब जो सब्जेक्ट हैं इनमें सिर्फ रेट के थ्रू होगा, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी नहीं है। टेबल नंबर 1C ये बताती है कि वो डिसिप्लिन जिनमें केवल रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू ही एडमिशन होगा, उनके बारे में बताती है। आर्ट्स में जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं, मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट साइंस, सोशल साइंसेज, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, मेडिसिन, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, साइंस, यानी कि इतने सब्जेक्ट में डायरेक्ट रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू होगा। अगर आपका नेट या जेआरएफ या फिर नेट एलएस या गेट क्वालिफाइड हैं आप, तो आप रेट के लिए डायरेक्ट एग्जाम्प्टेड हो सकते हैं और अपना फॉर्म इन स्ट्रीम्स में अगर आपकी सब्जेक्ट आती हैं तो आप रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू डाल सकते हैं। लाइक साइंस में जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिकल साइंसेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, उसके बाद ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स, सेंटर फॉर जेनेटिक्स डिसऑर्डर, और उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी जो है वो आपकी इसके थ्रू कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंस्ट्रूमेंटल यानी सितार, इंस्ट्रूमेंटल, तबला, डांस, कथक, वोकल, इन सब के थ्रू आप करना चाहते हैं तो आपको रेट एग्जाम्प्टेड थ्रू ही जाना पड़ेगा, यानी कि रेट नहीं होना है। तो ऐसे लोग जिनका साइंस में इन सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट है उसमें पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए रेट एग्जाम्प्टेड में ही सीट्स हैं, रेट में नहीं है। अगर रेट एग्जाम्प्टेड में सीटें नहीं भरती हैं तो फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका कराती है रेट के थ्रू या एडमिशन नहीं कराती है। फिर जो टेबल नंबर 1D है वो डिसिप्लिन बताती है जिनमें इस बार पीएचडी का एडमिशन नहीं होना। इन सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट आता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि आपके इस वाले जो नोटिफिकेशन है यानी कि जो बुलेटिन है इसमें आपका एडमिशन नहीं होना है। अब आती है मेन सब्जेक्ट और एलाइड डिसिप्लिन की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट ऑलरेडी कर रखा है। मेन डिसिप्लिन, एलाइड साइंसेस, कॉम्बिनेशन फॉर रेट एंड रेट एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट। देखिए, अब आप अगर पीएचडी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपका लेट सपोज कोई मेन सब्जेक्ट जो आपका पीजी का है, ठीक है, उसके साथ साथ आप उसमें अप्लाई करें। लाइक आप कोई आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है वो मेन स्ट्रीम था, तो जब आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, तो आप अपने सब्जेक्ट से जोड़ के रख सकते हैं इन चीज़ों को। तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन और होते हैं जो एलाइड सब्जेक्ट है, इसके साथ आप इस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लाइक जैसे आप बायोटेक है तो बायोटेक आप अप्लाई कर सकते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी अप्लाई कर सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ। तो इसमें क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक। तो आप मेन डिसिप्लिन के साथ आप 3 प्रेफरेंसेस और दे सकते हैं अपने फॉर्म में, ठीक है। और इंटीग्रेटेड एमफिल और एमफिल के लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो प्रेफरेंसेस है उनको नहीं भरना है, केवल पीएचडी वालों के लिए भरना है, ठीक है। और जो लेट सपोज एक बात और यहाँ हो जाती है कि जैसे कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपके मेन सब्जेक्ट में या मेन डिसिप्लिन में क्या कर रही है, रेट नहीं कंडक्ट करा रही। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो बायोस्टैटिक में आपकी जो एमएससी है वो है और जो यूनिवर्सिटी है वो बायोस्टैटिक्स में नहीं कराती है अपना जो रेट वाला एग्जाम है, तो आप क्या करेंगे कि आपके क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, एलाइड सब्जेक्ट में अपना रेट के लिए फॉर्म डाल देंगे। लाइक अगर आप बायोस्टैट से किए हुए हैं, अगर आपके पास माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट था तो आप माइक्रोबायोलॉजी में अगर यहाँ पर रेट होता है तो उसमें आप अपना फॉर्म एलाइड सब्जेक्ट लेके डाल सकते हैं, ठीक है। लिखा इन सच केसेस वेयर रेट इज नॉट कंडक्टेड इन कैंडिडेट्स डिसिप्लिन एट पीजी लेवल बट द सेड डिसिप्लिन इज एन एलाइड सब्जेक्ट, ठीक है। टू वन द मेन डिसिप्लिन इन व्हिच रेट इज कंडक्टेड ही शैल अपीयर इन द रेट।
वही बात मैंने जो मैंने बता दी सारी बात। दूसरी बात जो आपकी आती है वो ये है कि फर्दर इन ए मेन डिसिप्लिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एडमिशन दैट कैन बी गिवन टू कैंडिडेट फ्रॉम एलाइड डिसिप्लिन शैल बी 20%। अब देखिए बात ये आ जाती है कि अगर जो मेन स्ट्रीम है आपकी वो नहीं है तो आपको एलाइड डिसिप्लिन में सिर्फ 20% वैकेंसीज आपको दे जो हैं वो आप फुलफिल करेंगे, यानी कि 20% जो वैकेंसीज हैं उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। लाइक जैसे कि इसको बहुत सरल भाषा में समझ लेते हैं। सरल भाषा में बात यह है कि जैसे आपने आपका माइक्रोबायोलॉजी था, आपने बायोटेक में अप्लाई कर दिया है, तो वहां पर जो बायोटेक वाले मेन स्ट्रीम वाले होंगे वो तो लिए जाएंगे 80%, लेकिन जो 20% सीट हैं उनमें सिर्फ एलाइड वालों को लिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने एलाइड में बायोटेक भर दिया है तो आप 100% एलिजिबल हैं उसमें जाने के लिए, आप सिर्फ 20% एलिजिबल हैं वहां जाने के लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। अब ये है लिस्ट ऑफ एलाइड डिसिप्लिन्स करस्पॉन्डिंग टू मेन डिसिप्लिन व्हिच द कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन बाय वर्च्यू ऑफ अपेयरिंग द। अब ये जो है इधर फैकल्टी ऑफ आर्ट यानी कि जो मेन डिसिप्लिन है, ठीक है, ये वाले ये मेन डिसिप्लिन है और इनकी एलाइड डिसिप्लिन है। लाइक इनमें से आपका किसी सब्जेक्ट में एमएससी है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ आर्ट्स में आपकी है या पर्सियन में संस्कृत में है। लाइक आपकी अब संस्कृत का जो टेस्ट होगा रेट में अगर आपके पास, ठीक है, संख ही होगा, उसके बाद प्राचीन न्याय, धर्म विजन और दर्शन, बुद्ध दर्शन, इन सब में अगर आपकी एमएससी है या आपका मास्टर्स है तो आप यहाँ पर संस्कृत वाले रेट के लिए एक आप क्या हैं एलिजिबल हैं। आप वहाँ पर फॉर्म भर के इसका जो टेस्ट है वो दे करके आप इनमें कहीं भी पा सकते हैं आराम से। लाइक जैसे कि साइंस में मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं फैकल्टी ऑफ साइंस के बारे में। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी करना है और आपके पास एमएससी जो है वह बायोकेमिस्ट्री में नहीं है, या आपके पास एमएससी है वो शायद बायोटेक की है या बॉटनी की है या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की है या जूलॉजी में है, तो भी आप क्या कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अपना फॉर्म रेट वाला आप डाल सकते हैं और रेट का एग्जाम देकर के आप बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 20% क्राइटेरिया है आपकी चांसेस सिलेक्शन के। इन सब सारी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट कवर करते हैं, यह कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंसेस ऑफ मेन डिसिप्लिन एंड एलाइड डिसिप्लिन। जैसा मैंने बता दिया कि आपको अपने मेन डिसिप्लिन के साथ 3 और एलाइड डिसिप्लिन देने हैं, यानी कि जैसे आप बायोकेमिस्ट्री के लिए फॉर्म भर रहे हैं पीएचडी के लिए तो आपको 3 और एलाइड सब्जेक्ट लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक का भी एलाइड सब्जेक्ट्स में आपको देना है, अपने फॉर्म में मेंशन करना है कि मैं इन चारों में जा सकता हूँ, ठीक है। लिखा है फॉर बीइंग एलिजिबल टू अप्लाई रेट अ कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई हिम और सेल्फ विद सेटिस्फाई द प्रेस्क्राइब मिनिमम क्राइटेरिया। तो अगर आप रेट के लिए एलिजिबल होते हैं तब जब आप सारी की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो, ठीक है, ये यहाँ पर बात हो गई है। लिखा है कैंडिडेट्स होल्डिंग एमए डिग्री इन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, जियोग्राफी एंड होम साइंस विल अपीयर इन रेट फॉर फैकल्टी ऑफ आर्ट। दोज होल्डिंग एमएससी डिग्री इन दीज डिसिप्लिन विल अपीयर इन रेट फॉर फैकल्टी ऑफ साइंस। तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स में एमए है या स्टैटिक्स में एमए है या जियोग्राफी या होम साइंस में एमए है तो आप क्या करेंगे, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट कराएगा रेट उसमें आप भरेंगे अपना फॉर्म। और जो एमएससी डिग्री अगर आप मैथमेटिक्स में रखते हैं या स्टैटिक्स में या जियोग्राफी में या होम साइंस में तो आप क्या होंगे, आप फैकल्टी ऑफ साइंस में जाएंगे। उसी तरह एमए अगर आपका साइकोलॉजी में है तो आप किस में जाएंगे, सोशल साइंस वाले डिपार्टमेंट में। और वैसे ही आपके पास अगर साइकोलॉजी में एमएससी है तो आप साइंस वाली फैकल्टी में आप जाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब मिनिमम क्राइटेरिया के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, परसेंटेज मार्क क्या है। तो फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इसके लिए आपको क्या करना है, ये कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, रेट एग्जाम्प्टेड एट मिनिमम 50% मार्क इन एकेडमिक कार्ड एज पर डिटेल गिवन बिलो। अब देखिए बात यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा मामला यह है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में आपका रिजल्ट 4th सेमेस्टर का नहीं आया या फाइनल सेमेस्टर का नहीं आया है तो आपके जो तीनों सेमेस्टर के मार्क हैं वो 50% से, अब इस समय जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो 50% से ज़्यादा ही होने चाहिए 3rd सेमेस्टर के भी। और जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे या एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट दिखा के 50% मार्क पूरा करना है, ठीक है। ये बात हो जाती है। और रेट एग्जाम्प्टेड के लिए भी क्या करना है, आपको मिनिमम जो है क्राइटेरिया वो भी 50% है। ऐसा नहीं कि आपके पास अगर नेट जेआरएफ है तो आपका 50% मार्क होना चाहिए। वैसे तो ये बात रेट एग्जाम्प्टेड के लिए नहीं लगती क्योंकि जिसके पास भी रेट एग्जाम्प्टेड होगा उसके पास 55% मार्क तो मास्टर्स में होंगे ही होंगे। फिर भी जो यूनिवर्सिटी का रूल है उसको मैं बता रहा हूँ। वैसे ही जो यहाँ पर फैकल्टी एक फैकल्टी की जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दी हुई है। आप यहाँ पर आराम से अपनी अपनी फैकल्टी के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे क्योंकि मैं पूरा अगर बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
अब आपका जो मार्क है वो कैसे आपका जो एकेडमिक मेरिट तैयार की जाएगी उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है कि आपका जो इसमें 3 वेरिएबल हैं, 4 माफ करिएगा, इसमें 4 वेरिएबल हैं, x1, x2, x3 एंड x4। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं जो x1 है वो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट का परसेंटेज है, x2 है जो हमारे ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन का है, और x3 जो है वो हमारा इंटरमीडिएट का है, और x4 जो है हमारा हाई स्कूल का है। तो आपका जो हाई स्कूल का जो परसेंटेज है उसमें 0.15 से मल्टीप्लाई करके वो जोड़ा जाएगा। उसके बाद में जो आपका इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड है उसको 0.25 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाएगा, और जो आपका ग्रेजुएशन का है उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाएगा, और आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज है उसको डायरेक्ट जोड़ा जाएगा, उससे उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया जाएगा, और इसके बाद में आपको डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। वो जो आपकी मार्क बनेगी वो आपकी परसेंटेज होगी, एकेडमिक परसेंटेज होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। लाइक जैसे कि यहाँ पर है मार्क्स अवार्ड इन नॉट अवार्ड इन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन का जो अवार्ड पूरा नहीं है तो आपका जो होगा वो ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बात हो जाती है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जैसे आपका जो एमफिल है, इंटीग्रेटेड एमफिल, उसमें क्या है शायद बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वहाँ पर ये फार्मूला लगेगा जहाँ पर सिर्फ 3 वेरिएबल लग के जाएंगे आपके ग्रेजुएशन, इंटर और हाई स्कूल का, वहाँ उसको जो डिवाइड किया जाएगा 1.7 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये बात हो जाती है। और आपका ये जो है मेंस कैलकुलेशन फार्मूला यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल करके दे दिया है। और अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम है, उसमें भी आपका सेम सिस्टम है, आप इसको भी पढ़ लेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। उसके बाद में आता है रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन, यानी कि एससी वालों को मिलेगा 15% और एसटी वालों को 7.5% जो रिजर्वेशन वो मिलेगा। साथ में जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से हैं या जो आप किसी भी कैटेगरी से हैं जिनमें आप रिजर्वेशन को क्या करते हैं क्लेम करते हैं, तो आपके पास जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, इन सब में से किसी का आपके पास किसी के द्वारा जारी किया गया आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट में जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए भी 10% का रिजर्वेशन रखा गया है, और उनको भी क्या करना है एट द टाइम जब वो क्या करेंगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, ठीक है। अब पर्सन विद जो डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके का रिजर्वेशन आप उसको देख लेंगे, ठीक है। अब इसको जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा, वो बीएचयू ऑनलाइन पोर्टल पर भरा जाएगा, यहाँ से आप जा करके भर सकते हैं फॉर्म को। और रिलैक्सेशन जो है आपका मार्क में, उनमें कैसा जो रिजर्वेशन रहेगा उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो एडमिशन होगा पीएचडी प्रोग्राम में उसमें 5% मार्क दिया जाएगा, किसको, उसका रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी एसटी और पीसी कैंडिडेट को, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है एमफिल प्रोग्राम में भी 5% का रिलैक्सेशन है, और एमफिल और इंटीग्रेटेड एमफिल प्रोग्राम में भी 5% का ही है, ठीक है। तो रिजर्वेशन का जो कंसीडरेशन है वो किस तरीके से होगा इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेंगे। इसके बाद में आपका आता है जो डिसिप्लिन है उनमें कितनी सीटें खाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर आप आराम से देख लेंगे तभी आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट इस बार हैं जिनमें कि एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप आराम से देख लीजिएगा। लाइक यहाँ पर अरेबिक हैं जिसमें की 3 सीटें हैं, बंगाली में 5 सीटें हैं, इंग्लिश में 18 सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जो रेट एग्जाम्प्टेड वालों के लिए, यानी कि जो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होंगे उसमें 3 सीटें अरेबिक में हैं, बंगाली में 5 हैं, इंग्लिश में 5 हैं, और 3 हैं, और फ्रेंच में 3 हैं, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 2 हैं। ऐसे ही जो रेट के थ्रू होंगी उसमें से बंगाली में 1 सीट है, अरेबिक में कोई नहीं है, इंग्लिश में कोई नहीं है, फ्रेंच में 6 सीटें हैं, और हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 0 सीटें। ऐसे ही आप जो सब्जेक्ट हैं मेन से लेकर एलाइड सब दिए हुए हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। आप जिस भी फैकल्टी से आते हैं, जिस भी डिसिप्लिन से आते हैं, उसमें जा करके आप मैक्सिमम इनटेक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ों में रेट के थ्रू एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया तो जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इस बार इनटेक नहीं होगा, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। लाइक साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें इस बार यहाँ पर सीटें खाली नहीं। ये एक बात और है कि कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल लेवल का यानी कि नेट जेआरएफ या नेट एलएस और ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट, स्टेट लेवल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है स्लेट एग्रेडेटेड बाय यूजीसी एंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनके थ्रू अगर आप आते हैं तो आप एग्जम्प्टेड थ्रू में आते हैं, ठीक। दूसरा, ए कैंडिडेट हु इज रिसिपिएंट ऑफ नेशनल डॉक्टरल फेलोशिप
आपके पास नेशनल डॉक्टर फेलोशिप या फेलोशिप कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से है, लाइक ऑल इंडिया सिलेक्शन प्रोसीजर कंडक्टेड बाय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर अवार्ड ऑफ रिसर्च फेलोशिप, लाइक जैसे कि आपका हो गया CSIR हो गया, UGC हो गई, AICTE हो गई, उसके बाद DST हो गया, DRDO हो गया, DAE, DBT, ICMR, ICR, आयुष और QIP, AICT या UGC का कोई और प्रोग्राम होगा जिसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, फेलोशिप मिल रही है, तो भी आप रेट एग्जाम्प्टेड के थ्रू ऑनलाइन अपना फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट अपॉइंटेड एज रिसर्च फेलो इन प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय अबव एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी शैल नॉट बी। अगर आप देखिए कहीं भी जो अबव फंडिंग एजेंसी है इनके थ्रू कहीं भी आप अगर प्रोजेक्ट में रिसर्च स्कॉलर हैं तो या रिसर्च फेलो हैं तो आप उसके थ्रू यहाँ पर रेट एग्जाम्प्टेड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको रेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। तो जो एग्ज़ाम होगा आपका उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे होना है। ठीक है, तो जो उसके 2 टेस्ट होंगे, टेस्ट ए एंड टेस्ट बी। टेस्ट ए जो होगा वो आपका एग्जाम टेस्ट होगा और टेस्ट बी जो होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा रिसर्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट नॉलेज पर बेस्ड जो टेस्ट ए होगा वो होगा और असेसमेंट यानी लॉजिकल और एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी सब मिला के टेस्ट ए आपका होगा। टेस्ट ए में क्या क्या होना है, 100 MCQ होंगे और आपके 60% क्वेश्चन जो होंगे वो मास्टर लेवल के होंगे और 40% जो होंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से ही होंगे। ठीक है, तो 120 मिनट का फॉर्म वो आपका जो होगा वो एग्जाम होगा और 300 मार्क्स होंगे जिसमें से 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, यानी कि एक करेक्ट आंसर के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, जो कैंडिडेट होंगे यहाँ पर जो रेट का जो एग्जाम होगा उसको क्वालिफिकेशन की जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 35% मार्क है। ठीक है, अब जो टेस्ट बी है वो आपका इंटरव्यू कवर करेगा। इंटरव्यू आपका 20 नंबर का होगा जिसमें से 5 से 14 नंबर के बीच में आपको दिया जाएगा, कम से कम 5 और मैक्सिमम 14 नंबर दिए जाएंगे। इससे ज़्यादा या कम आपको मिलता है तो जो वहाँ पर इंटरव्यूअर होंगे उनसे क्या होगा, उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा कि आपको 5 से 14 नंबर के बीच में मिलेंगे अगर आप इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैच कराता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और दे रखा हुआ है, क्या किया है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ रेट इज 210 मार्क एंड रेट। अब ये जो क्राइटेरिया है वो 35% तो मैच नहीं करती है क्योंकि आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क हैं वो 210% होंगे। तो आप ही खुद निकाल लीजिए 300 का 210% में कितना आता है। ठीक है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी 60 मार्क्स फॉर एडमिशन इन PhD। तो आपको 60 मार्क अगर उसमें मिलते हैं यानी कि आपके एकेडमिक मेरिट में, तो आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए फर्दर यानी कि इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसमें थोड़ा दोहरी चीज़ें हैं तो आराम से देख लीजिएगा। फॉर एडमिशन टू MPhil PhD प्रोग्राम ये भी इसमें भी सेम है, इसमें भी 2 टेस्ट होंगे। बस एक चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग सब में की जाएगी 1/3 की, और सबके जो होंगे एग्ज़ाम वो आपके 120 यानी 2 घंटे के होंगे, 120 मिनट के, और 300 मार्क के होंगे जिनमें से क्या है आपका 210 मार्क जो होंगे वो आपके मिनिमम मार्क्स हैं आपको क्वालिफाई करने के लिए 1/3 की निगेटिव मार्किंग के साथ। तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा। जो फॉर्म की फीस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, SC ST कैंडिडेट के लिए 400 है और अदर्स के लिए 800 है। अब इसमें थोड़ा सा जो PWD वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया है कि वो अदर्स में आएंगे, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा है, फिर भी अब जो है वो आपके सामने है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आप कहाँ पर जाएंगे, bhuonline.in से जा करके अपनी फॉर्म को है वो भर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आप लोग का डिमांड आया तो मैं फॉर्म भरने पे भी वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज इस वीडियो में अगर मैं सारी बातें करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन पेमेंट ही है, 800 अदर्स के लिए है और SC ST के लिए 400 है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है जिसमें आप देखेंगे थोड़ा सा कि ऐसे कैंडिडेट जिसको मैंने शुरुआत में भी कवर किया है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 15 अप्रैल 2022 तक सोच रखा है कि वो रेट एग्जाम्प्टेड तक आ सकते हैं, यानी कि उनका जो नेट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप अगर इन स्टूडेंट्स में आते हैं तो आप रेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर दूसरा आपको मार्च 2020 टर्म के लिए रेट का फॉर्म नहीं आएगा, यानी कि अब जो है वो डायरेक्ट आएगा सितंबर 2022 में, अगर कोविड नहीं आया तो। ठीक है, द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड एंड सबमिटेड ऑनलाइन विद ड्यू केयर। आप ड्यू केयर के साथ इसको फॉर्म भरिएगा। अब ये जो है एंट्रेंस के लिए जो सीट्स हैं यानी कि जो CBT के लिए जो टेस्ट सेंटर हैं उसमें बताया गया कहाँ कहाँ है।
यहाँ पर एक थोड़ी सी और चीज़ यहाँ पर इन्होंने ट्विस्ट दे रखा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो रिजर्व करती है राइट्स, यानी यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी किसी भी सेंटर को निरस्त कर सकती है एक्सेप्ट वाराणसी। जो वाराणसी सेंटर है उसको छोड़कर वो कभी भी किसी भी जो सेंटर है उसको निरस्त कर सकती है। इन केस कि अगर लाइक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं, लाइक जो फैजाबाद है या अयोध्या या बांदा, कोई भी आप एक सेंटर ले लो जहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने रखी हुई है, जो फॉर्म है उसमें जब आप क्राइटेरिया सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो बांदा सेलेक्ट करेंगे। अगर उन्होंने रखा है कि 100 बच्चों का अगर सेंटर आएगा तो बांदा रखेंगे, अदरवाइज बांदा को हटा देंगे। तो वैसे ही सेम सिस्टम है कि अगर उनके जो स्टैंडर्ड है उनसे नीचे अगर वहाँ की जो काल है सेंटर की वो आई है तो उस सेंटर को निरस्त कर देंगे और ऐसे में आपको दूसरा सेंटर अलॉट किया जाएगा। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, इसमें आपका कोई सारी चीजें हस्तक्षेप नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो फॉर्म आया है वो 20/1/2022 को आया है। लास्ट डेट है फॉर्म की वो 15/2/2022 यानी 15 फरवरी 2022 तक है। और आपका जो ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा 9/3/2012 तक यानी 9 मार्च 2012 तक। और 16 मार्च को क्या है जो रेट है वो होना है। उसके बाद टेस्ट ए जो है वो 16 मार्च को है। उसके बाद में जो टेस्ट बी है यानी कि जो इंटरव्यू है आपका, इसके रिजल्ट आने के बाद में आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आप क्या करें, विजिट करना डेली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को शुरू कर दें। उसके बाद आपको कभी भी बुलाया जा सकता है तो जो इंटरव्यू है उसके टेस्ट उसके लिए उसका वेन्यू जो भी है आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जैसा मैंने कि बता दिया 11 से 16 तारीख के बीच में आ जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इन नंबरों पे ये जो हेल्प डेस्क है इस पर आप बात कर सकते हैं, या ईमेल आईडी अवेलेबल है जो इनकी साइट है वहाँ से आप विजिट करके ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट को ये बताया जाता है, ये वो उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, कैंडिडेट जो अपना एडमिट कार्ड है वो केयरफुली या सेफ रख लें, क्योंकि जब आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें क्या होना है वो एडमिट कार्ड को मांगते हैं कि ये बीएचयू का अपना सिस्टम है, वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड देना पड़ता है। ठीक है, जो कि टेस्ट बी के बाद में उसको बनाया जाएगा। फाइनल मेरिट ऑर्डर शैल बी बेस्ड ऑन कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय एडिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट टेस्ट ए एंड टेस्ट बी एंड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे कि वहाँ फार्मूला दिया है, उसमें क्या करना है आपको, रेड कैटेगरी वालों के लिए जो उनका रेड का एग्जाम होगा उस पे, और टेस्ट बी यानी इंटरव्यू और एकेडमिक रिकॉर्ड तीनों को मिला के आपको क्या होगा, आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। जो रेट वाले हैं उनके लिए क्या होना है कि आपकी जो रेट का एग्जाम होगा उसकी मार्क्स, और आपका जो टेस्ट बी यानी इंटरव्यू होगा उसके मार्क्स, और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, इन सबको मिला करके जो कैलकुलेट करके जो मेरिट तैयार की जाएगी उसको उस फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग आपका जो होगा वो एडमिशन होगा। ऐसे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए उनकी फाइनल मेरिट किस तरीके से बनेगी, उनकी टेस्ट बी और एकेडमिक रिकॉर्ड में ही बनेगी, यानी कि इंटरव्यू ही होगा उनका तो उनके इंटरव्यू और उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेस पे बनेगा। ठीक है, सेपरेट मेरिट ऑर्डर ऑफ रेट एंड रेट एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय इंटरव्यू बोर्ड फॉर द डिसिप्लिन। अब जो इंटरव्यू होगा रेट और रेट एग्जाम्प्टेड वालों का, उनका जो होगा उनकी सेपरेट मेरिट तैयार की जाएगी इंटरव्यू की भी, कि अगर आप इंटरव्यू में रेट वाले हैं तो आपकी मेरिट अलग होगी, इनकी मेरिट अलग होगी। ठीक है, ये सारा हो गया। नेम्स ऑफ रेट एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर टेस्ट बी विल बी सेपरेटली अनाउंस्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो रेट एग्जाम्प्टेड वाले हैं उनके लिए भी अलग से एक लिस्ट बनाई जाएगी, जो शॉर्ट लिस्ट के जाएंगे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उनकी भी अलग से लिस्ट आएगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक बार दोहरा लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि जो लास्ट डेट है फॉर्म का वो 15 फरवरी है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो 16 मार्च को होगा। उसके बाद में आ जाता है आपका जो फॉर्म है उसकी फिलिंग की फ़ीस, फॉर्म फिलिंग की फ़ीस है जो आपकी वो 800 रुपये अदर्स के लिए और SC/ST के लिए 400 रुपये है। और इसके बाद में इंटरव्यू का जो डेट है वो भी आएगा टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में, तो आप लोग इनकी साइट को बार बार विजिट करते रहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है तो अगर आप रेट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन आपको मिलता है तो आपको JRF के बराबर ही फेलोशिप दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबके लिए फेलोशिप है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भर दीजिएगा फॉर्म। लेकिन एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इस बार बहुत सारी जो डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिनमें इस बार क्या हो रहा है, फॉर्म नहीं लिए जा रहे हैं या एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। तो आप तभी फॉर्म भरिए जब आप श्योर्ड हों कि आपका जो स्ट्रीम है, आपकी जो एलाइड स्ट्रीम है उसमें एडमिशन्स होने हैं, तभी आप फॉर्म को भरिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को
ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप चाहेंगे कि फॉर्म भरने का प्रोसीजर बता दें तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज मैं यहीं पर इसको ख़त्म करूँगा। तो आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप वीडियो को पसंद किए तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन सभी दोस्तों के पास जिनको फॉर्म भरना है या जिनको जानकारी चाहिए। तो इसके लिए थैंक यू।